गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है अपने हमेशा की तरह जो है क्लास स्टार्ट करेंगे और अपने इस क्लासेस में भी जो है वो कुल 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 15 क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम से संबंधित बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और जो हमने यहाँ से ये 15 क्वेश्चंस जो ले रखे हैं, ये 15 क्वेश्चन जो है शायद किसी न किसी एग्जाम में जो है ये पूछे गए हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आर्मी का एग्जाम हो, किसी न किसी एग्जाम से संबंधित ये क्वेश्चंस है, बराबर ना। ओके, इन क्वेश्चनों का लेवल ना तो हाई है और ना ही लो है। ऐसा नहीं है कि जो हाई लेवल वाले क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत डाल दिए गए, जी नहीं, हाई लेवल वाले क्वेश्चन इसके अंतर्गत नहीं है। ये लेवल इसी प्रकार से बनाया गया है जैसा अपने आर्मी जीडी में आता है, बराबर ना। तो आप निश्चित होकर के अपने इन क्वेश्चनों का आनंद लीजिए और इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए, बराबर। ओके, तो आज की क्लास को हम लोग बिना किसी देरी के साथ में प्रारंभ करते हैं और अपना ये जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है कि वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है वो खाद्य क्या है। ऑप्शन ए है हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन बी हमारा मक्खन, ऑप्शन सी हमारा प्रोटीन एंड ऑप्शन डी हमारा है विटामिन्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर दीजिए कि इनमें से ग्लूकोज, मक्खन, प्रोटीन्स एंड विटामिन ABCD में से कौन सा अपना आंसर होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। MS चौधरी चौटान, ओके जल्दी से आ जाइए भाई। कुंदन सिंह, ओके पूरन सिंह, ओके मनोज के, सौरभ नेगी, ओके तो आप सभी को मेरा सबसे पहले जय हिंद एंड जय भारत। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट में आप सभी ने जो आंसर दिया है ए नंबर आंसर यानी कि ग्लूकोज। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ग्लूकोज यानी कि ऑप्शन ए। और वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है यानी कि ग्लूकोज हम लोगों को जो है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, बराबर ना। ओके, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। कार्बोहाइड्रेट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को ऊर्जा प्रदान की जाती है और ऊर्जा हम लोगों को जो है वो खाद्य पदार्थ, कौन से खाद्य पदार्थ से ऊर्जा मिलती है, तो एक तो हमारे पास में होता है कार्बोहाइड्रेट और एक हमारे पास में वसा। इन दो से हम लोगों को जो है वो एनर्जी प्राप्त होती है। बाकी प्रोटीन, जल, विटामिन, खनिज लवण, रेशे, इन सब से हम लोगों को ऊर्जा नहीं प्रदान होती है, अपनी बॉडी को ऊर्जा प्रदान नहीं होती है। अगर बॉडी को एनर्जी देनी है तो हम लोगों को ये दो चीज लेनी पड़ेगी, बराबर ना। यस, तो आगे चलते हैं। तो तत्काल ऊर्जा इन दोनों में से किसी एक से मिलेगी और इनमें तत्काल एनर्जी इससे मिलती है। वसा खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, लेकिन इसमें वसा को पचाने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 घंटे के पश्चात वसा भी जो है एनर्जी दे देती है, बराबर ना। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2। अंगों की कौन सी क्रिया सही रूप से मेल खाती है। तो भाई जल्दी से बताओ, अंगों की कौन सी जो क्रियाएं हैं वो सही रूप से मेल खाती है। पित्त से पित्त परिवहन, लीवर इंसुलिन, उन्मेक पाचक ग्रंथि, पित्त संग्रहण, उन्मुक्ति। तो बताइए, जल्दी से बताइए कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे राइट है। तो जल्दी से आंसर दीजिए भाई, ऑप्शन कौन सा, A, B, C में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से आंसर दो। ओके सर, आप तो भूल ही गए हमको। अरे नहीं भूले, किसी को नहीं भूलता, किसी भी स्टूडेंट को नहीं भूलता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए, क्या होगा। ओके, चलो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है वो एक एक करके चलते हैं। पिता से पित्त परिवहन, पित्त का परिवहन, पिता से पित्त का परिवहन जो है वो पित्त वाहिनी में होता है, इसलिए ये ऑप्शन ए तो हमारा कैंसिल हो गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास में पिता से जो है वो पित्त का संग्रहण करता है, बिल्कुल सही है। पिता से जो होता है वो पित्त का संग्रहण करता है, पहला सही है। लिवर पित्त की उत्पत्ति करता है, बिल्कुल। पित्त का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है, बिल्कुल सही है। पाचक ग्रंथि जो होती है वो इंसुलिन
पित्त वाहिका, बिल्कुल सही है। पाचक ग्रंथि जो होती है वो इंसुलिन का निर्माण करती है। ओके, पित्त वाहिका जो है पित्त परिवहन में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में ना? ओके, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। ओके, तो इसमें सेकंड नंबर में बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। और फास्ट से सबसे ज्यादा मिलता है ऊर्जा, और फैट से, हाँ बिल्कुल कुंदन सिंह, फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है 9.1। कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलेगी, और 1 ग्राम फैट से जो है हम लोगों को 9.1 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, बराबर। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा अपना इस प्रकार से, मानव मस्तिष्क का भार है लगभग, मानव मस्तिष्क का भार कितना है जल्दी से बताइए। मानव मस्तिष्क का भार है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। मानव मस्तिष्क का भार है, बहुत सिंपल है प्यारे विद्यार्थियों। मानव मस्तिष्क का जो भार जो होता है वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सीधी सी बात है कि मानव मस्तिष्क का जो वेट होता है वो लगभग हम लोग जो है इस ऑप्शन में भी ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, इसमें डायरेक्ट आंसर आता है अपना 1400 ग्राम होता है, बराबर ना। ओके प्यारे विद्यार्थियों, एक भी ध्यान में रखनी है हम लोगों को, मानव मस्तिष्क का औसत वजन का, ये चीज ध्यान में रखनी है। औसत वजन, औसत वजन जो होता है वो अपने कितना होगा, तो जल्दी से बताइए कितना होगा। तो 1.36 kg होगा, ये अपना औसत वजन है। ध्यान में रखना, अपने एग्जाम में ये आंकड़ा लिखा हुआ मिलता है, यानी कि हम लोग इससे ये कहते हैं कि 1360 ग्राम होता है। आई बात समझ में? 1360 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का औसत वजन। कौन सा वजन? औसत वजन, बराबर ना। ओके ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। यस, आगे चले हम लोग। हाँ जी सर, दिल्ली से नमस्कार राहुल गांधी। हाँ भाई राहुल गांधी जी नमस्कार नमस्कार। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ओके राहुल गांधी जी, देखो अब आपके बीच में राहुल गांधी जी आ गए। देखो देश को संभालते संभालते अब आर्मी के एग्जाम को संभालने लगे हैं। हाँ जी, अच्छी बात है भाई, संभालो, और हो सके तो अपने आर्मी एग्जाम को भी एक बार दो, कैसे दिया जाता है वो भी सीखो राहुल गांधी जी, ठीक है। ओके चलो ठीक है भाई गांधी जी, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जल्दी से राहुल जी इस क्वेश्चंस का आंसर भेजिए मेरे पास। ये कि अपना एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, तत्व या कोई नहीं? ए बी सी डी, जल्दी से आंसर भेजिए, क्या होगा? अपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो, क्या होगा? हाँ भाई जल्दी से आंसर दो 4 का। ओके कुंदन सिंह का जो है 4 में सी आंसर आ रहा है। हुक्म का 4, हुक्म सिंह का जो आ रहा है 4 में सी। सौरभ नेगी, ओके एम एस चौधरी, हुक्म सिंह, बहुत अच्छा। यानी कि एक ही प्रकार का परमाणु जो है वो किस में मिलता है? तो प्यारे विद्यार्थियों तत्व में ही मिलेगा, यानी कि एलिमेंट में मिलेगा। ओके एक ही प्रकार के परमाणु, ओके एक से अधिक प्रकार के परमाणु हो और वह निश्चित हो तो हम लोग कहते हैं कि वो कौन होगा? तो वो होगा यौगिक। और प्यारे विद्यार्थियों जब वो एक से अधिक परमाणु हो लेकिन वो अनिश्चित हो तो वो हमारे पास में क्या होता है? मिश्रण होता है, बराबर ना, मिक्सर। यस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन? तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दो, क्या होगा? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को जो है वो क्या कहते हैं? तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या कहेंगे?
जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। ओके, बहुत अच्छा। 5 का आंसर सबसे पहले MS चौधरी ने दिया है, सर जी एग्ज़ाम होगा कि नहीं, या मैं अब दिल्ली जाऊं कंपनी में काम करने। ओके, कुंदन सिंह, अरे डोंट वरी, ठीक है ना, एग्ज़ाम हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। कुंदन सिंह धैर्य रखो, पैसेंस, ठीक है ना। ओके, बिल्कुल अच्छा। अचल सिंह, ओके। मनोज के डी आंसर। MS चौधरी डी आंसर। सौरभ नेगी हुक्म। राहुल गांधी जी का भी जो है डी आंसर आ रहा है। ओके, खेवराज सिंह, ओके, हुक्म सिंह, ओके, अचल सिंह, बिल्कुल सही है। तो आप सभी का जो है वो डी आंसर आ रहा है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को हम लोग जो है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन, इंग्लिश में इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, बराबर ना। तो ये हिंदी में भी अपन को कभी कभी इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। क्या होता है कि कपूर से कपूर वाष्प यानी कि ठोस से डायरेक्टली जो है वो किस में बदलता है, वाष्प में, और वाष्प से डायरेक्टली किस में बदलेगा, ठोस में, यानी इसमें ध्रुवीय अवस्था जो होती है वो अनुपस्थित होती है, किसमें, ऊर्ध्वपातन में। यस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो मूल स्रोत क्या है, जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, या ध्वनि प्रदूषण का। तो जल्दी से आंसर दीजिए भाई, क्या होगा इसका आंसर। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, जल्दी से। ओके, चलो ठीक है भाई, आगे आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, और सर MS चौधरी का बी आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा। कुंदन सिंह, अरे भाई बस रे। खेवराज सिंह का बी, अचल सिंह बी, MS चौधरी चौटन बी आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना, बी दे रहे हो ना, हाँ जी, बहुत अच्छा। कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत है। दहन का मूल स्रोत क्या होगा, ओके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोयला, पेट्रोल और डीजल आदि का जो मूल स्रोत जो होता है, वो इसका दहन का जो मूल स्रोत जो होता है, एक बात ध्यान में रखना, इसका जो मूल स्रोत का जब हमें पूछे तो उसका हमें आंसर देना है भू प्रदूषण। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि कोयला जो होता है वो अपनी भूमि की निचली परतों से निकलता है। आई बात समझ में ना। पेट्रोल भी जो है वो निचली भूमि की निचली परतों से निकलता है, लेकिन डीजल भी जो है वो भी अपनी निचली परतों से निकलता है। तो इनकी हम लोग जितनी अधिक खुदाई करेंगे तो इसमें पृथ्वी का जो भू प्रदूषण होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। आपने देखा जो भूकंप वगैरह जो आते हैं वो इसी के कारण आते हैं, भू प्रदूषण के कारण ही आते हैं। हम लोग अत्यधिक उसका खनन करते जाते हैं तो वो एक प्रकार का क्या है, प्रदूषण ही तो होगा। तो यहाँ से हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, बी नंबर, यानी कि भू प्रदूषण होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, इसने ये कहा है, ध्यान में रख लेना, मूल स्रोत। और अगर ये ओनली फॉर ऐसे दे रखा होता कि कोयला, पेट्रोल और डीजल आदि का दहन जो है वो कौन सा प्रदूषण है, तो हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण है वो। आई बात समझ। तो वो प्रदूषण कौन सा है, वायु प्रदूषण है, बराबर ना। लेकिन दहन का मूल स्रोत क्या है, दहन का मूल स्रोत जो है, दहन का मतलब है खुदाई करना। आई बात समझ में ना। तो वहां से हमारा आंसर क्या आ जाता है, ये बी नंबर आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बराबर। यस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाइड्रोजन के परमाणु में होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन, केवल एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से आंसर दीजिए, हाइड्रोजन के परमाणु में क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर दो, क्या होता है। ओके, जल्दी से आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से। पूरण सिंह भाटी सी, अचल सिंह, ओके। मनोज के ए, 7th में सी आंसर आ रहा है।
एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, बहुत अच्छा, शाबाश। इस क्वेश्चन में तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन हमें सोचने वाली नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि हाइड्रोजन में जो है ये वन ही हमारे पास में क्या होता है, प्रोटॉन, और एक ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, और एक ही हमारे पास में जो है वो प्रोटॉन होता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। सीधी सी बात है, अपनी आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व जिसके अंतर्गत न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है, बराबर ना। ओके, ये चीज हमें ध्यान में रखना। न्यूट्रॉनों बराबर क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। ओके, तो इसमें एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो सीधी सी बात है कि इसमें ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के परमाणु में, ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, यस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। धारा विद्युत है। धारा विद्युत क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि धारा विद्युत है। धारा विद्युत क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों सीधी सी बात है कि धारा विद्युत क्या है। ओके, तो जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। विद्युत धारा क्या होती है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा, शाबाश। विद्युत धारा क्या है, तो सीधी सी बात है प्यारे विद्यार्थियों, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग जो है विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेश के बहने की दर को हम लोग जो है वो क्या कहेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। ओके, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ओके, यानी प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, बराबर ना। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, दाब का मात्रक क्या होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दाब का मात्रक जो है वो क्या है, न्यूटन, कूलाम, या बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार करवाए हैं। न्यूटन हमारा जो होता है ये हम लोग कहते हैं कि अपने बल का मात्रक जो है वो न्यूटन है। कूलाम जो होता है वो अपने आवेश का मात्रक होता है, और सीधी सी बात है कि और पास्कल जो होता है वो हमारे दाब का मात्रक होता है। आई बात समझ में ना, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, तो ये चीज जो है हमें चीज जो है ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छा, शाबाश। 9th में क्या आंसर आ रहा है, सी, यानी कि ये सी रहा। ओके, यस, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल है प्यारे विद्यार्थियों, सीसा पेंसिल जो होती है उसके निर्माण में हम लोग जो है वो कार्बन के अपरूप का प्रयोग करते हैं, कार्बन के अपरूप। और कार्बन के अपरूप जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास में क्रिस्टलीय अपरूप, और एक हमारे पास में होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। और क्रिस्टलीय अपरूप 3 होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन, ये 3 होते हैं, बराबर ना। इनमें से ये जो ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग सीसा पेंसिल बनाने में करते हैं। और ये चीज़ ध्यान में रखना, सीसा पेंसिल में सीसा जो होता है ये 0% होता है। सीसा इसके अंतर्गत पीबी जो होती है वो कितना होता है, 0%, बराबर ना। ओके, तो सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग होगा, यानी कि सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बराबर ना। और सीसा कितना होता है, 0% होता है, बराबर ना। यस, चलो ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर हमारा इस प्रकार से, किसके साथ कास्टिक सोडे को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसके साथ, जल्दी से मुझे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कि किसके साथ जो है वो कास्टिक सोडे को उबाल करके जो है वो साबुन तैयार किया जाता है। ऑप्शन, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भेजो, जल्दी से आंसर दो। 11th का आंसर दो भाई जल्दी से। कास्टिक सोडे को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है,
11th में जो है वो आपके आंसर आ रहा है सी, यानी कि ग्लिसरीन के साथ। क्या बात है, किसके साथ जो है वो किसके साथ कास्टिक सोडे को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थियों, किसके साथ? तो बहुत अच्छा, 11वें में सी आंसर आ रहा है, MS चौधरी, चौटन, सौरभ नेगी, ये ओके। अचल सिंह का भी जो है वो सी आंसर आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से ये जो सी आंसर आ रहा है ये सही सी आंसर नहीं होगा, हमारा फैट होगा, वसा। एक बात ध्यान में रखना, अगर हमें यह कहे कि पारदर्शी अगर साबुन बनाना कहे, पारदर्शी साबुन, तो उस स्थिति में हम लोग जो है वो ग्लिसरीन बनाएंगे, वरना हम लोग वसा का उपयोग करेंगे। ये चीज़ जैसे कि अपने एक आता है पियर्स, जो साबुन होता है उसमें ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है, बराबर ना? यस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 12 है, रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? रिचार्जेबल यानी कि सेल्स में, यानी कि आपके मोबाइल की बैटरी क्या है, रिचार्जेबल है। तो बताइए उसमें कौन सी में सेल्स के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा जो है वो भंडारित होती है? जल्दी से आंसर दो, कौन सी ऊर्जा जो है? विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? 12th में रिचार्जेबल सेल में कौन सी ऊर्जा होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी हम लोगों ने जो है बहुत बार जिक्र किया है। मेरा सही है सर जी, और आप मेरा नाम भी नहीं लिए। अरे कुंदन सिंह, ओके, MS भाई, कुंदन सिंह कहाँ दिया है? आंसर ही नहीं दिया है, अब दे दो बस, अब ले लिया है। ठाकुर गोविंद सिंह, ओके, कुंदन सिंह ने 12th में जो है वो सी आंसर दिया है, बराबर ना? सौरभ नेगी, बहुत अच्छा, ओके, शाबाश। MS चौधरी, पूरन सिंह, मनोज, कुंदन सिंह, ओके, बहुत अच्छा, सी आंसर आ रहा है ना, यानी कि रासायनिक ऊर्जा। वेरी गुड, शाबाश। तो सीधी सी बात है, रिचार्जेबल में हमेशा ही जो है वो कौन सी एनर्जी होती है? तो यही एनर्जी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारी राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा ही होगी, सीधी सी बात है, बराबर ना? यस। क्वेश्चन नंबर 13, पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि है, सॉरी, ठीक है ना? पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि है, कुछ समय के बाद अप्रभावित हो जाती हैं, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता, दूसरों से कम प्रभावी है, या इसकी अधिकतर लागत है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, इसको समझ लेना और कर लेना, बराबर ना? ओके, पीड़कनाशी के रूप में DDT जो कि एक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक, के प्रयोग की हानि क्या है? तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, ओके, 13 में बी आंसर आया है, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता। ओके, रितेश, ओके, अचल सिंह ने 12th में सी आंसर। अरे भाई 12th नहीं, अभी 13 का आंसर दो। बहुत अच्छा, शाबाश। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रकृति में जो है वो सरलता से क्या नहीं होता है? निम्नीकरण, बल्कि इसका जो है वो सरलता से DDT जो है वो अपघटित नहीं होती है, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा इसका अपघटन नहीं हो पाता है, इसलिए यह जो है DDT के प्रयोग की जो है यह एक हानि है, इससे भूमि प्रदूषण होता है, ये चीज भी ध्यान में रखना। हालांकि DDT से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण तीनों चीजें होती है। जब भूमि में डालते हैं तो भूमि प्रदूषण, भूमि में डालते वक्त कुछ वायु में भी चला जाता है तो वायु प्रदूषण, और भूमि में हम लोग डालते हैं जब बरसात वगैरह आती है तो जल के साथ में भी चला जाता है तो जल प्रदूषण भी हो जाता है, जिसके कारण ये प्रकृति में जो है वो सरलता से अपघटित भी नहीं होता है, बराबर। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और अगला हमारे जो क्वेश्चन है वो है 14, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कि बैटरियों में कौन सा एसिड जो है वो संग्रहित रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी स्टूडेंट देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और फटाफट भेजो, एक साथ धड़ाधड़ आने चाहिए, धूम धड़ाके से आंसर दो फटाफट।
ठाकुर गोविंद सिंह, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, एम एच चौधरी 14 में ए, कुंदन सिंह ठाकुर, ओके, सौरभ नेगी, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन में कुछ बताना ही नहीं है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ही होगा भाई, यानी कि ए नंबर, बराबर ना। तो ठीक है भाई, तो बैटरियों में जो है वो कौन सा जो है वो एसिड संग्रहित रहता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह किस लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस जो है मैं उन विद्यार्थियों को यह दूंगा जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस में जो कि पढ़ेंगे, बराबर ना। ऑफलाइन क्लासेस में जो स्टूडेंट पढ़ेंगे उन विद्यार्थियों के लिए एक क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है। इसको मुझे जो है जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ेगा और तो वो अपना आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में देगा, और मैं उनको वहां पर जो है अपने क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारे यहीं कंप्लीट होते हैं। कल फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।